संपूर्ण एक वर्ष के करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो के अद्यतन अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, मास्टर वीडियो की श्रृंखला का लाभ ले रहे होंगे। जब जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं, मास्टर वीडियो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। और इस बार से अब मास्टर वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि मास्टर वीडियो सेशन के साथ आप सभी को मास्टर बुक भी उपलब्ध होंगी। तो चूंकि ये करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो है, तो करंट अफेयर्स की मास्टर बुक भी आप सभी के लिए उपलब्ध करवाई गई है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका विस्तार आपको इसमें मिलेगा। और इस मास्टर वीडियो सेशन से आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन, एक तरीके से आपका जो परीक्षा के टाइम पे आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करना होता है, वो आप सभी यहां से कर पाएंगे। इस बार 2025 चूंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपका 15 सितंबर 2025 तक अद्यतन है। हाल फिलहाल में आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, सबके लिए बहुत कारगर है, बहुत सफिशिएंट है, परीक्षा उपयोगी है। हमेशा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मास्टर वीडियो सीरीज से आए हैं, आते रहेंगे, भरोसा रखिएगा। और आप सभी को, चूंकि आपका हमेशा कहना था सर इस बोर्ड से कुछ दिखाई नहीं देता, दरअसल ये बोर्ड नहीं है, ये पूरा एक साल का करंट अफेयर्स है, पूरी मैगजीन है ना, एक बुक है। तो इतनी मेहनत मैं करता हूँ आप सभी के लिए। तो अब मैंने आप सभी को ये सारा कार्य हार्ड कॉपी के तौर पे भी आपको उपलब्ध है, और ई पीडीएफ, इसकी ई बुक भी उपलब्ध है। ई बुक आप लोग यदि लेते हैं तो उसका आप प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। यदि आप हार्ड कॉपी में कंटेंट मंगवाना चाहते हैं, अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको जितना कुछ भी है, तो आप आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, एक एप्लीकेशन है हमारा आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, आप उसे डाउनलोड करिए। उसके माध्यम से आप डिटेल में पढ़िए, बुक मंगवाइए, सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स की मास्टर बुक है, दोनों ही फॉर्मेट में है, ई बुक भी है इसकी, और जो है आपका ये हार्ड कॉपी में है। 3 पार्ट में है आपकी। ठीक है, 3 पार्ट में ये बुक है, 3 पार्ट में आपका पूरा करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिव। ये बुक इसलिए है क्योंकि केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मेंस के लिए उतनी ही कारगर है, उतनी निर्णायक है। मेंस के क्वेश्चंस भी हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ है। एकमात्र ऐसी पुस्तक मास्टर करंट अफेयर्स मास्टर बुक जो हमेशा आपको मिलती रहेगी, सतत मिलती रहेगी। तो देखिए, मैंने इसके मास्टर वीडियो सेशन में अभी तक आपके एक तो राष्ट्रीय परिदृश्य का पूरा एक सेशन हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। मास्टर वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसमें सब कुछ अपडेटेड है, और लेटेस्ट का वीडियो सबसे ऊपर होगा, है ना। तो आप मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट हमारी आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे है। इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा मास्टर वीडियो की सीरीज चलती रहेगी। अभी करंट आपका अपडेट हो रहा है, इसके बाद जीएस के भी कंटेंट सारे अपडेट करने हैं मुझे, अद्यतन करने, सब कुछ आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, बाकी संस्थान के फाउंडेशन बेस सारे अपडेटेड हैं, संस्थान के फाउंडेशन बेस सारे मास्टर कोर्स के तौर पे हैं, ताकि आपको कंप्रिहेंसिव स्टडी करें। साथ ही आपका जो रिवीजन कोर्स है हमारे, वो मेंटरशिप बैच के तौर पे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहेगा, आप उनसे भी जुड़िए, हमारे साथ पढ़िए और समग्रता से अपनी तैयारी को आयाम दीजिए। ठीक है, तो ये जो पूरा करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो है, इसमें एक तो राष्ट्रीय परिदृश्य का है, आप एक बार उसे देख लीजिए, मैंने आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पब्लिश है। बाकी उसको आपके उसमें भी अपडेट कर दिया गया है। जो हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट एक बार मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें जीएस के करंट के सबके वीडियो हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का एक वीडियो मैंने आपको अवेलेबल कराया है, और एक सूचकांक का। आज जो है हमारा डिस्कशन होगा पर्यावरण परिदृश्य का। इस बार मैं करंट अफेयर्स आपका एक एक पार्ट बाई पार्ट आपको कंप्लीट करा रहा हूं, जैसा कि मास्टर करंट अफेयर्स की बुक में है, पार्ट बाई पार्ट इसमें विस्तार से। और ये मेरी जो कोडिंग है, जैसे मैं मास्टर वीडियो सेशन कराता हूं, ठीक है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे एक जगह पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज पर्यावरण परिदृश्य की विषय वस्तु इस सेशन में आपका कंप्लीट होगा। अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, जैसे पुरस्कार हैं, नियुक्तियां हैं, है ना, आपका जो है वैज्ञानिक परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य है, और आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और सूचकांक, के सब कुछ आपका हो चुका है, सारा कंप्लीट होगा A to Z। आप बुक के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से चीजें कंप्लीट करते हुए चले जाइए, बहुत फास्ट ट्रैक होंगी। चलिए, सबसे पहला भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य आपका अभी बन गया है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लगातार सरकार प्रयास कर रही है बाघ संरक्षण की दिशा में गति से काम किया जाए। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत में केवल 9 बाघ अभ्यारण्य हुआ करते थे।
आज देश में 2025 अभी तक का अपडेटेड मैं कहूं तो 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, जहां बाघ संरक्षण की दिशा में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तो हम प्रोजेक्ट चीता भी है ना, अभी प्रोजेक्ट चीता का भी विस्तार कर रहे हैं। तो ये कौन सा बाघ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। तो भारत का 58 टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? माधव टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। 7 मार्च 2025 को जो है आपका ये घोषित किया गया था। शिवपुरी एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहां पर है ये भारत का 58 टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, 9 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये एक तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। और इससे पहले जो 57 था वो भी यहीं का था, मध्य प्रदेश का, जिसका नाम था रातापानी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रातापानी अभयारण्य आपका था, उसको भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इससे पहले गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का है आपका, उसको भी स्टैब्लिशमेंट, वो 56वां था आपका, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला है ना टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व आपका हो ही गया है ना। तो आप एक बार इससे क्वेश्चन यही बन सकता है आपका, एग्जैक्टली आपको याद रखना है। 58 आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, 57 में रातापानी है आपका और रातापानी, और 56 आपका गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो एक ये दिमाग में ठहर गई है। तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान जो है इनकी संख्या 107 हो गई है राष्ट्रीय उद्यानों की। टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 58। नेशनल पार्क हमारे देश में जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है। 2 प्रकार से हम बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करते हैं, एक स्वस्थानीय, एक बाह्य स्थानीय। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन और एक्सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू के अंतर्गत आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान नोगो एरिया होते हैं। ठीक है, नोगो एरिया यानी जो हमारी जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, उनके आवास क्षेत्र में उनका संरक्षण किया जाता है और वहां किसी भी तरीके की आर्थिक कोई भी गतिविधि आपकी वहां पे अलाउ नहीं होती, किसी भी प्रकार का शिकार अलाउ नहीं होता। वन्य जीव अभयारण्य भी होते हैं एक कैटेगरी, ये भी आपका इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण में आते हैं, लेकिन इनमें तब भी गो एरिया होता है, कई कार्यों के लिए गो एरिया के तौर पर भी होता है। तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इसको जो है देश का 107वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। देखो, एक द मैच द फॉलोइंग लिस्ट आती है आपकी राष्ट्रीय उद्यान से, जरूर इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो भी होते हैं, मानवीय गतिविधियां पूरी तरीके से निषिद्ध होती हैं, पूरी तरीके से अभयारण्य में सीमित अनुमति होती है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से भारत में जो है 4 जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। तो सिमलीपाल को 107वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए, हर साल आर्द्र भूमियों की संख्या भी बढ़ती रहती है। आर्द्र भूमि का मतलब है नमी युक्त क्षेत्र, जहां नमी होती है ना। तो अभी 2 आर्द्र भूमियां आपकी और बढ़ गई हैं और टोटल 91 आर्द्र भूमियां हो चुकी हैं। 91 ये दोनों जो अभी नई बनी है, एक तो खींचन है, दूसरा मेनार है। ये नए रामसर स्थल के तौर पे स्टैब्लिश हुए हैं आपके खींचन और, ठीक है। अब इनके बारे में मेनार, तो राजस्थान के खींचन कहाँ पड़ता है? जोधपुर के पास, जोधपुर फलौदी एरिया है, वहां पे खींचन आपका आर्द्र भूमि मतलब नमी युक्त क्षेत्र, जहां पे जल का भराव रहता है और वहां पे एक विशेष प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है। ये आपके अर्थ के किडनी का काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं। तो भारत में 91 आर्द्र भूमि क्षेत्र हो चुके हैं। तो एक तो खींचन है जोधपुर फलौदी वाले क्षेत्र में, दूसरा मेनार है। जो राजस्थान के बच्चे होंगे उनको पता भी होगा, जो भारत से विभिन्न पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस वाले होंगे, बीपीएससी वाले होंगे, एमपीपीएससी वाले होंगे, आरएएस वाले होंगे, यूकेपीएससी, जेपीएससी या हरियाणा पीसीएस वाले बच्चे भी कई बार कहते हैं सर आप हमारा नाम भी लिया करिए। वनडे वाले बच्चे भी होंगे, आईएएस वाले बच्चे भी होंगे। तो एग्जैक्टली आप अपने मैप वगैरह में काम इतना करते हैं तो आपको पता है लोकेशन। उदयपुर में मेनार है आपका, उदयपुर में। तो रामसर स्थल घोषित किया गया है। टोटल 91 रामसर स्थल हो चुके हैं और रामसर स्थल के मामले से भारत एशिया में सबसे अधिक आर्द्र भूमि संरक्षण वाला देश बन गया है। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि संरक्षण एशिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में। ठीक है, तो हमारे जो इस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं
श्री भूपेंद्र जी, उनके द्वारा जो है ये घोषणा की गई। तो खींचन और मेनार ये दोनों आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? थोड़ा सा देख दो चीजें। और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का है ये भी, है ना। दूसरा चिल्का झील उड़ीसा की। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा? रेणुका। मैच द फॉलोइंग लिस्ट इसकी भी आती है। मैं इन्वायरमेंट की क्लास में सब चीज़ें डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आप एक बार वहां पे देख लीजिएगा। चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, रामसर स्थल हो, ये सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। ठीक है, तो खींचन और मेनार रामसर सूची के अंतर्गत ये आपका सेगमेंट है पूरा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का अभी एक जो है हर मतलब रेगुलर तो नहीं होता है, लेकिन समय समय पर जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, आपके समय समय पर होते हैं। तो अभी हाल ही में जिम्बाब्वे में आपका 15वां सीओपी हुआ है। 15वां सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसका? आर्द्र भूमि के रामसर कन्वेंशन को लेकर के। तो अब अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण हो, है ना। पृथ्वी में जितना भी जल संरक्षण की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, तो आर्द्र भूमि का संरक्षण हो, इसी पे आधारित आपका सीओपी 15 आपका आर्द्र भूमियों से जुड़ा हुआ है। रामसर कन्वेंशन पर सीओपी 15 का आयोजन कहां किया गया? विक्टोरिया फॉल्स एक जगह है जिम्बाब्वे में, वहां पर किया गया। विक्टोरिया फॉल्स कहां पे? जिम्बाब्वे में। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। भारत का रिप्रेजेंटेशन हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री गए थे इसमें, और भारत का प्रस्ताव है कि एक सतत जीवन शैली में आर्द्र भूमियों का विवेकपूर्ण हम जो है उपयोग करें, और जो है इसके लिए हम प्राइवेट यानी कि लोगों को भी साथ में जोड़ें, पीपीपी मोड पे काम किए जाएं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम किए जाएं, जन जागरूकता को लेकर काम किया जाए, विवेकपूर्ण इनका दोहन किया जाए। ठीक है, आप देखेंगे ये जो मेरी बुक है, इस बुक का चैप्टर भाग नंबर 8 पर्यावरण परिदृश्य के नाम से है, भाग नंबर 2 आपदा प्रबंधन के नाम से है। तो भाग वाइज ये पूरी बुक लिखी गई है, इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने पार्ट 1 मंगवा लिया है, पार्ट 2 भी मंगवा लीजिएगा। इस बार जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आपका संपादकीय लेख है, राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, सूचकांक है। पार्ट 2 में आपका आर्थिक परिदृश्य है, वैज्ञानिक परिदृश्य है, पर्यावरण परिदृश्य है, आपदा प्रबंधन है और आंतरिक सुरक्षा है। ये पार्ट वाइज इसलिए डिवीजन किया ताकि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा लेंदी कंटेंट ना लगे, आप आसानी से पार्ट वाइज। और तीसरा पार्ट आपका फाइनल पार्ट है, जिसमें आपका पुरस्कार है, नियुक्तियां हैं, खेल परिदृश्य है, महत्वपूर्ण दिवस हैं, और स्टेट स्पेशल का करंट भी वहां पर है। सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। रामसर कन्वेंशन आपका जो है जिम्बाब्वे में हुआ था, विक्टोरिया फॉल्स में। ठीक है, और सीओपी 15 पूछा जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदौर और उदयपुर को आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि संधि के अंतर्गत एक जो है कई सारे शहरों को भी शामिल किया जाता है, जिसका अल्टीमेट ये है उद्देश्य कि जिन शहरों में आर्द्र भूमियां हैं, है ना, वहां पर जो है उनका संरक्षण करना, सतत प्रबंधन करना, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों में सर्टिफाइड सिटीज में 2 शहर ऐड किए गए, इंदौर और उदयपुर। ये दोनों आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इंदौर और उदयपुर को क्या किया गया है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई समस्या तो नहीं है? इंदौर और उदयपुर, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक चीज और दिमाग में बैठा के रखिएगा, पर्यावरण के दृष्टिकोण पे चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपको एक चीज ये समझना है कि इंदौर कहां पर है, मध्य प्रदेश में। आप सभी जानते हैं इंदौर को इस बार सबसे स्वच्छ शहरों में से एक तो माना ही गया है, लेकिन एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक कैटेगरी बनाई गई है जो आपके एसएसएल कैटेगरी है, जो सुपर लीग है, स्वच्छता सुपर लीग से जुड़े हुए जितने भी हैं। तो इंदौर को, सूरत को उसी में, नवी मुंबई को, तीनों को उसमें डाल दिया, जो हर बार टॉप आते हैं, है ना। तो आप ये दिमाग में बैठा करिएगा। इंदौर चूंकि यहाँ पे हुआ तो मुझे याद आ गई। उदयपुर आपका राजस्थान है, ठीक है, तो इसमें शामिल किया गया, सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है। ठीक है, इंदौर में सिरपुर झील है आपकी, उसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है। और उदयपुर जो है आपका, यहाँ पे बहुत सारी झीलियाँ आर्द्रभूमि है, जैसे पिछोला है, फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है, दूध तलाई है, ऐसे करके बहुत सारे इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, वर्तमान में विश्व में 27 देशों में से 74 शहर जो है
लगातार कई सारे शहरों को इसमें ऐड किया गया। अभी टोटल कितने हैं, 74 शहर ऐड हैं। भारत के 2 शहर इंदौर और उदयपुर, दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है कि स्पष्ट है ना। चलिए, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। आगे चलते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। तो अभी डॉल्फिन की गणना भी की गई है। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर डॉल्फिन गणना की गई है। 3 मार्च 2025 को वन्य जीव दिवस पर यह गणना की गई है। 8 राज्यों की 28 नदियों पर सर्वेक्षण किया गया है और इसमें जो है कई सारे तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, पानी के नीचे माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है। इन सब माध्यमों से सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस सर्वेक्षण की यदि बात करें तो भारत में गंगा में डॉल्फिन पाई जाती हैं, ठीक है, गंगा डॉल्फिन भी है और सिंधु नदी पे भी डॉल्फिन पाई जाती हैं, ठीक है। भारत में 2 प्रजातियां डॉल्फिन की पाई जाती हैं। बाकी आपकी अदर बहुत सारी नदियों में डॉल्फिन है। विश्व में टोटल 6 से 7 प्रकार की प्रजातियां हैं। तो पहली बात तो ये लुप्त प्राय जीव है ना, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है आपका जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। टोटल डॉल्फिन की बात करें तो टोटल डॉल्फिन जो भारत में है 6327 है। टोटल कितनी है, 6327। अब 6327 में से डॉल्फिन की संख्या ज्यादा है गंगा में। गंगा में टोटल 6324 डॉल्फिन है, 6324। 3 डॉल्फिन सिंधु की है, आपकी सिंधु की। तो सिंधु डॉल्फिन, 2 कैटेगरी की डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन अलग है, सिंधु डॉल्फिन अलग है। तो यदि आप डॉल्फिन में देखें तो गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा है। कितनी है गंगा डॉल्फिन की संख्या, 6324। 6324 गंगा डॉल्फिन की संख्या है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया सिंधु डॉल्फिन की संख्या क्या है, तो सिंधु डॉल्फिन में 3 केवल सिंधु डॉल्फिन है। सबसे ज्यादा डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर असम में। तो टॉप 3 याद रखिए, नंबर 1 में यूपी, फिर बिहार, ठीक है। बिहार में आपको पता है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी आपका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, रिसर्च सेंटर भी पटना में बनाया गया आपका इसको लेकर के। तो गंगेटिक डॉल्फिन आपकी भारत में सबसे ज्यादा है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पंजाब में सिंधु में 3 डॉल्फिन मिली है, कोई दिक्कत, ठीक है। 6327 टोटल नंबर्स हैं आपके। बाकी देखो डिटेल आपको सब कुछ बुक में मिलेगा। मैं यहाँ पे चूंकि मास्टर वीडियो सेशन है तो मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया से आराम से चीज़ों को एक एक करके समझा रहा हूँ। ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे अभी देखिए हर साल जो है एक रिपोर्ट आती है सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर को लेकर के, ठीक है। क्लीन एयर को लेकर के रिजल्ट आती है। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। श्री गंगानगर और वर्नीहाट। गंगानगर तो राजस्थान में पड़ता है और वर्नीहाट जो है आपका पड़ता है मेघालय में। ये भारत के सबसे जो है प्रदूषित शहरों में से हैं, ठीक है। सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, गंगानगर, श्री गंगानगर और वर्नीहाट। इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। दोनों में अंतर क्या है, क्यों ये सबसे प्रदूषित है। देखिए जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो वायु में जो कण होते हैं वो अलग अलग माइक्रोन के होते हैं। PM10 के मामले में गंगानगर सबसे प्रदूषित है और PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 के मामले में वर्नीहाट नंबर 1 है। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, वर्नीहाट। किस मामले में, 2.5 जो है जो कण है वो हवा में सबसे ज़्यादा है और सांस के साथ हमारे तंत्रिका तंत्र में भी जाते हैं और फिर बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्वस सिस्टम से लेकर के विभिन्न प्रॉब्लम्स हम वायु प्रदूषण के तहत देखते हैं। हमारे जो है श्वसन की प्रक्रिया भी पूरी तरीके से बाधित होती है। तो PM2.5 के मामले में वर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, मेघालय में पड़ता है। PM10 के मामले में गंगानगर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। PM10 मतलब जो 10 माइक्रोन से जो है आपके कण होते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वर्नीहाट एक दिमाग में बैठा के रखिएगा और ठीक है, गंगानगर और वर्नीहाट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका मैग्रोव वन को लेकर के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत में मैग्रोव वन पाए जाते हैं बड़े स्तर पे, ठीक है।
तो जनवरी 2025 में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में एक लखपत तालुका है, वहां पे गुनेरी गांव है, ठीक है, गुनेरी गांव, गुनेरी गांव। गुजरात में मैंग्रोव पाए जाते हैं, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन का डेल्टा वाला क्षेत्र है, या आंध्र प्रदेश में, जो भी आपके समुद्र तटीय क्षेत्र है, मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव इकोसिस्टम है। यानी जो आपकी मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता क्या है, लवणीय पानी पे होती है आपकी। तो अभी अंतरदेशीय मैंग्रोव वन इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, बायोडायवर्सिटी घोषित किया गया है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल गुनेरी मैंग्रोव वन को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, कच्छ जिला में लखपत तालुका में आपका ये पाया जाता है, ठीक है। अरब सागर से 45 किलोमीटर दूर है ये आपको। तो गुनेरी मैंग्रोव वन को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हमारा हो रहा है। गुनेरी आपका जो है एक आपका जो है ध्यान रखिएगा जैव विविधता स्थल है, और ये अभी आपका मैंग्रोव स्थल के तहत घोषित किया गया है कच्छ जिला में। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आराम आराम से समझना है, बहुत सोचना नहीं है आपको, ठीक है, आराम आराम से समझना है। एक दो बार सुनोगे तो चीजें इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। केरल में एक एरिया है अरालम वन। अरालम वन को भारत का पहला तितली अभयारण्य बनाया गया है। केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य, कन्नूर जिला केरल में पाया जाता है आपका, ये स्टैब्लिश्ड है। केरल राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अरालम वन्यजीव अभयारण्य कन्नूर जिला केरल को क्या बनाया है, भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है। भारत का पहला जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरणीय शिक्षा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम के तौर पे है। प्राकृतिक आवास के तौर पे तितलियों को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तितलियों के जीवन चक्र प्रजनन के लिए सुरक्षित। देखिए तितली भी, कोई भी जीव जंतु हो, है ना, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, तो उस संरक्षण की दिशा में प्रयास है। तो राजस्थान में कन्नूर जिला में, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला ये बहुत ही तितली आमतौर पे जहाँ पर बड़ी संख्या में जो है फूल होते हैं उन वनस्पतियों में पाई जाती है, क्योंकि उससे ये फूल का जो एक तरीके से अर्क होता है ना, उससे ही इसका भोजन के तौर पे काम करती है, ठीक है। तो कन्नूर जिला केरल में आपका जो है तितली अभयारण्य बनाया गया है अरालम वन को। अरालम वन भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है, अरालम वन्यजीव अभयारण्य। अरालम वन्यजीव अभयारण्य, बार बार इसको बता रहा हूँ। केरल में एक आपका साइलेंट वैली भी है, आपका साइलेंट वैली, शांत घाटी है आपका, केरल में ही अवस्थित है। पेरियार रिवर है, भरत पूजा है, मैंने केरल आपका पूरा शूट भी किया है भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत, देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अगला जो करंट अफेयर्स है। देखिए अभी जो है सरकार प्रयास कर रही है कि जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्रों पर जो है समुद्री संरक्षण किया जाए, जैव विविधता की सुरक्षा की जाए। तो अभी सरकार के द्वारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चालू किया गया है, और ये कार्यक्रम इतना शानदार है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये दरअसल ओलिव रिडले कछुए होते हैं। पर्यावरण में आप इस चीज को भी समझिएगा, छोटी छोटी खबरें भी जो संरक्षण को लेकर चल रही है इसे हमें देखना है। तो ओलिव रिडले टर्टल्स जो आपके होते हैं ये पाए जाते हैं गंजम तट पे, उड़ीसा का तट है आपका, ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा के गंजम तट और विभिन्न तटों पे आपके पाए जाते हैं। ये हर साल जो है नवंबर से मई तक जो है तटीय क्षेत्रों में आ जाते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। उसके पीछे का कारण है इनका, चूंकि ये टाइम पीरियड जो होता है ये प्रजनन काल के तौर पे होता है। तो आप सोचिए समंदर से लाखों करोड़ों की संख्या में कछुए तट पे आ जाएं, और तट पे आ जाएं तो तस्कर जो होते हैं बहुत सारे लोग, चूंकि कछुए या कोई भी जीव जंतु होता है सबकी औषधि महत्व है, औषधि महत्व या फिर उसको जो है उसका बाजारीकरण, तस्करी, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब चूंकि तटीय क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में, अब आप सर्च करना एक बार ओलिव रिडले टर्टल्स, है ना, ओलिव रिडले जो कछुए होते हैं। तो ये कछुओं के संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया था। किसने किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्टार्ट किया। हर साल ये मिशन आपका चलाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो है इनके जीवन को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत। तो ये आपको अभी फरवरी 2025 में उड़ीसा में ऋषिकुल्या नदी है, उसके मुहाने पर लगभग 7 लाख से ज्यादा ओलिव रिडले टर्टल्स आ गए। उन टर्टल्स में विश्व का सबसे बड़ा एक तरीके से टर्टल्स एरिया है,
ऋषिकुल्या नदी वाला क्षेत्र, गंजम वाला क्षेत्र, यहाँ पे चक्रवात भी आते हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो यहाँ पे चूंकि ये प्रजनन काल होता है इनका, तो यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर इनके प्रजनन का, तो गाहिर माथा क्षेत्र है ये आपका पूरा का पूरा, गाहिर माथा बीच पड़ता है आपका पूरा। तो उस बीच पे संरक्षण प्रयास इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया। बड़े स्तर पर इनकी एयर के माध्यम से हवाई निगरानी की गई, गश्ती किए गए, और जो है बड़े स्तर पर चूंकि अवैध मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं वो कछुओं को भी पकड़ते हैं, और उनके प्राकृतिक आवास में इकोसिस्टम में व्यवधान आता है, तो उन सबको खत्म किया गया, ये ध्यान में रखा गया। ठीक है, बड़ी हर साल मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं, लाखों की संख्या में कछुए उड़ीसा तट पे आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, वहां पे प्रजनन का कार्य पूरा करते हैं और इसके बाद फिर चले जाते हैं। समय काल नवंबर से मई के बीच का आमतौर पे रहता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अभियान भारत के समुद्री पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, सामूहिक सहभागिता को, स्थानीय सहयोग को, संरक्षण को, सभी को दिखाता है। ऑपरेशन ओलिविया, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ओलिविया कछुओं की रक्षा का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को जोड़ने का कार्यक्रम है। ठीक है, तो ऑपरेशन ओलिविया दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला है, भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक एस्टेब्लिशमेंट किया गया। आपको पता है बहुत सारी प्रजातियां लुप्त प्राय हो रही हैं, और लुप्त प्राय हो रही हैं तो उनको जो है आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके पहली बार भारत में चिड़ियाघर में बायो बैंक एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। जानवरों के टिश्यू और उनके प्रजनन कोशिकाओं को जो है बेहतर करने के लिए क्रायोजेनिक तकनीकी के माध्यम से उसको सुरक्षित रखने के लिए ये पूरा एक प्रयोग किया गया। तो फरवरी 2025 में भारत का पहला चिड़ियाघर बायो बैंक एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, इससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अल्टीमेट ये कहाँ एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, किसके सहयोग से एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ये पूछा जाएगा। तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है आपका, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। कहां पर अवस्थित है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? लुप्त प्राय प्रजातियों के ऊतक का, उनके कोशिकाओं के संरक्षण करना। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनके सेल्स को जो है, उनके टिश्यूज को क्या करना? संरक्षित करना। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीसीएम हैदराबाद दोनों के आपसी सहयोग से पूरा कार्यक्रम आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ये भारत का पहला चिड़ियाघर है जिसको हमने बायो बैंक में कन्वर्ट कर दिया है, और भारत सरकार के द्वारा ये एक जैव विविधता के क्षेत्र में गेम चेंजर कदम के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा है। आगे चलते हैं। भारत लगातार अभी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहा है, और अभी हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, विनिर्माण क्षमता के क्षेत्र में सोलर एनर्जी 100 गीगावाट तक हमने जो है उपलब्धि हासिल की है कि 100 गीगावाट हम अब सोलर एनर्जी का विनिर्माण क्षमता हासिल कर चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत 2030 तक हमें 500 गीगावाट सोलर एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट करनी है। गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 500 गीगावाट की एस्टेब्लिशमेंट करनी है। तो भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है कि अब अपनी क्षमता जो हो चुकी है गैर जीवाश्म ईंधन की, सोलर एनर्जी की, मतलब एक तरीके समझिए गैर जीवाश्म ईंधन सब कुछ आता है, कितनी हो चुकी है? 100 गीगावाट। कितनी हो चुकी है? 100 गीगावाट। ठीक है, ये उपलब्धि 2014 में 2.3 गीगावाट थी। तो आप देखिए बहुत गति से हम आगे बढ़े हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत अपनी सोलर एनर्जी की उपलब्धियों को आगे बढ़ा चुका है, ये आपको देखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसके बाद भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। देखो वन स्थिति रिपोर्ट मतलब मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूं, आपको भी याद रखना है, हर 2 साल में रिपोर्ट आपकी जारी की जाती है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारी है ये 18वीं रिपोर्ट है आपकी। देश में वन कितना क्षेत्र है, वनावरण कितना है, इन सब का आकलन करने को लेकर के वन स्थिति रिपोर्ट 2023 अभी हमारे पास है। 2025 की रिपोर्ट भी जल्दी प्रकाशित होगी, संभवतः दिसंबर में आएगी। तो अभी चूंकि डेटा 2023 वाला ही पूछा जाएगा तो मैंने इसलिए टॉपिक रखा है। तो भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? देखो 2 चीजें हैं, एक ट्री कवर है, एक फॉरेस्ट कवर है। फॉरेस्ट मतलब बड़े क्षेत्र जहां पर जो है वृक्ष वगैरह सब कुछ है, फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं उसे।
तो यदि हम टोटल देखते हैं ओवरऑल कितना है भारत में, 25.17%। भारत में कितना है, 25.17%। भारत में 25.17%। भारत में 25.17%। भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, 25.17%। क्लियर है। 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो अब इन दोनों को यदि हम अलग अलग भागों में बांट देंगे, भाई वन कितना है, 21.76% वन है। वृक्ष कितने हैं, 3.41% वृक्ष हैं। दोनों मिला के कितने हैं, 25.17% दोनों मिला के है। फिर से एक बार देख लेते हैं, टोटल वन और वृक्षावरण कितना है, 25.17। केवल वनावरण कितना है, 21.76। केवल वृक्षावरण कितना है, 3.41। ठीक है, 2021 की तुलना में इससे पहले वाली रिपोर्ट, ये तो 2023 की रिपोर्ट है, तो इससे पहले की रिपोर्ट कितनी है, 2021 में आई थी, तो उससे कितनी वृद्धि हुई है, 1000 मतलब 445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है आपकी। ठीक है, तो लगातार वृद्धि भी हो रही। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, यदि हम सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो छत्तीसगढ़ में। एक्चुअल में क्वेश्चन जो पूछता है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया और सबसे ज्यादा ट्री कवर दोनों जगह, मतलब वनावरण और वृक्षावरण दोनों सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। परसेंटेज के हिसाब से कहां पर है, तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो मिजोरम आएगा। ठीक है, उसके बाद मिजोरम है। तो फिर से एक बार समझिएगा, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया और वनावरण और वृक्षावरण कहाँ है, मध्य प्रदेश में। राज्यों की यदि हम बात करते हैं, पर परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं तो लक्षद्वीप 91.33% है। फिर मिजोरम का नंबर आता है परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत यानी टोटल क्षेत्रफल के परसेंटेज की बात करें। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है, और ये आपका कौन प्रकाशित करता है, इसके लिए बकायदा हमारा विभाग, एक डिपार्टमेंट है, 2-3 डिपार्टमेंट मिलकर करते हैं। एक वन अनुसंधान संस्थान है, FRI जिसे बोलते हैं, देहरादून में अवस्थित है। हर 2 साल में वो प्रकाशित करता है। बाकी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हमारा, उसके सहयोग से ही ये काम पूरा होता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट भी आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? हाँ, वन से इसके बाद अगला है लद्दाख में स्योक, एक जो है गांव है। ठीक है, लद्दाख में स्योक गांव है, स्योक नदी भी वहां से बहती है। तो भारत का पहला वनस्पति उद्यान बनाया गया है, गलवान घाटी में अवस्थित है। लद्दाख इस समय चर्चा में है, आपको पता है जेनजी आंदोलन है, मैंने इसको इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे ऐड किया है। जेनजी शब्द अब यूज किया जा रहा है, जब से नेपाल में घटना घटी, अभी यूथ जो है उसके लिए जनरेशन जेड यूज कर रहे हैं हम लोग, जेनजी। तो अभी लद्दाख लगातार मांग कर रहा है, एक मांग कर रहा है कि भाई 6ठी अनुसूची में उसे भी स्टैब्लिशमेंट किया जाए। हमारे संविधान की 6ठी अनुसूची में AMTM की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात की गई है। तो लद्दाख कह रहा है मुझे भी उसमें सम्मिलित करो ताकि मैं अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। दूसरी चीज क्या है, एक बात तो ये है, दूसरी बात क्या है आपका, AMTM के अलावा वो कह रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, जिन डिमांड्स को लेकर खासकर चीन का जिस तरीके से अतिक्रमण बढ़ रहा है, तो लद्दाख अभी काफ़ी चर्चा में है। सोनम वांगचुक काफ़ी चर्चा में है, जो इसको लीड कर रहे हैं पूरे मामले को, और जो सीमावर्ती क्षेत्रों की चैलेंजेस हैं वो भी हैं साथ में। तो स्योक गांव आपका एक पड़ता है गलवान घाटी मार्ग में, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे भारत का पहला, ठीक है, इस भूमि पर लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान डेवलप किया जा रहा है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता है एक राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका यहीं पर अवस्थित है ना, जम्मू का लद्दाख क्षेत्र में ही हेमिस अवस्थित है आपका। तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है कोल्ड डेजर्ट आता है, पूरा लद्दाख आपका शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ की जो बंजर भूमि है और जो इन्वायरमेंट है उसको डेवलप करने के लिए, है ना, यहाँ पे जो है एक उद्देश्य जो है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, लद्दाख के स्योक गांव को भारत का पहला वनस्पति उद्यान के तौर पे बनाया गया है। कहाँ का है ये, लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान बना है। ठीक है, स्योक गांव को, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यावरण संरक्षण भी होगा, रिसर्च भी होगा, एजुकेशनल काम भी होंगे,
पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, हर चीज इसके साथ जुड़ जाती है। जब भी हम कोई एक काम करते हैं तो मल्टीपल चीजें जुड़ जाती हैं। इकोनॉमिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, शैक्षणिक और शोध गतिविधियां भी बढ़ेंगी। ठीक है, इसके बाद एशियाई विशालकाय कछुआ। देखिए कछुए बहुत बड़े बड़े होते हैं, मुझे भी याद है, मैं एक बार राजीव गांधी जू पड़ता है आपका शायद हैदराबाद में, हैदराबाद ही गया था, तो वहाँ मैं गया था, वहाँ पे जू पे राजीव गांधी जी के नाम से है वो जू का नाम, मुझे एग्जैक्टली अब मेरे, क्योंकि ये बात काफ़ी पुरानी है। तो वो जब जू गया था वहाँ बहुत बड़े बड़े कछुए थे, बहुत बड़े बड़े कछुए थे। ठीक है, अभी हाल ही में नागालैंड के पेरेन जिले में जलियांग सामुदायिक रिजर्व है एक आपका, वहाँ पर 10 कछुओं को भारत में, मतलब एक तरीके से एक पूरी पहल इस्टेब्लिशमेंट की गई है विशालकाय कछुओं को लेकर के, कि विशालकाय कछुओं का संरक्षण किया जाए। तो ये काम कहाँ स्टार्ट की गई है, जो है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में मैंने आपका नाम भी बताया, जलियांग सामुदायिक रिजर्व में 10 कछुओं को जो है वहाँ पर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एशियन जो है जाइंट, जो एक तरीके से कछुओं का जो है स्वरूप होता है, उनको इस्टेब्लिशमेंट करना है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति जो है, इसको जंगलों के छोटे हाथी के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है कछुए का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इकोसिस्टम में। तो उन सब पक्षों को लेकर बस इतना दिमाग में बैठा रखिएगा कि नागालैंड के जलियांग में ये संरक्षण किया जा रहा है। अगला है 16वीं एशियाई शेर। देखिए आपको पता है कि इसको लेकर भी जनगणना होती है, शेर जनगणना भी होती है, बाघ जनगणना, शेर जनगणना, सारी जनगणनाएं होती हैं। एशियाई शेर जो है दुनिया में केवल गुजरात में पाए जाते हैं, गिरी वाले क्षेत्र में। एशियाई क्षेत्र गिरी वाले क्षेत्र में, मतलब पूरे एशिया में देखे जाए तो बाकी अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इनकी आबादी भी समय के साथ कम ज़्यादा होती रहती है। गुजरात सरकार के द्वारा भी आंकड़े जारी किए गए हैं इसको लेकर के, अभी इनकी संख्या बढ़ी है। 891 एशियाई शेर हो चुके हैं। टोटल कितने हो गए हैं? 891, 891, ये टोटल एशियाई शेरों की संख्या हो गई है। पहले संख्या कितनी थी? 674, 32% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एशियाई शेरों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है आपकी। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार खुर वाले जानवरों की जनसंख्या का आकलन किया गया है। खुर वाले जानवरों की जनसंख्या का आकलन किया गया है। खुर वाले समझते हैं जानवर जितने भी हैं, जैसे बहुत सारे जानवर हैं आपका जो है, खुर वाले जानवरों की संख्या भी लगातार कम ज़्यादा होती रहती है। तो बहुत सारी जो है सर्वे एजेंसियां हैं, जिनमें से एक है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, दोनों हैं, देहरादून में अवस्थित है ये। इनके द्वारा जो है अभी खुर वाले जितने भी जानवर हैं, और भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं आपके, चाहे वो शिवालिक क्षेत्र हो, गंगा का मैदानी क्षेत्र हो, पूर्वी घाट क्षेत्र हो, मध्य भारत हो, पश्चिमी घाट हो, या पूर्वोत्तर का भारत हो, इन सभी क्षेत्रों को इन्होंने कवर किया। और जितने भी जानवर हैं, कैमरे के माध्यम से, फील्ड सर्वे के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से, यहाँ तक कि उनकी जो डंक होती है, गोबर जो उनका होता है, उन सब के माध्यम से जो हिरन है, सांभर हैं, और भी जो अन्य जो है आपके, इनकी भी संख्या मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में हॉग डियर होते हैं, जो ये आपके 12 सिंगा होते हैं, है ना, जंगली भैंसा होता है, पिग्मी हॉग होता है। तो इनकी संख्या का भी आकलन पहली बार किया गया है। खुर वाले जानवरों की संख्या की बात की गई है। ठीक है, तो भारत में बाघों की आबादी तो अब लगातार बढ़ रही है। 3600 से ज़्यादा बाघ हैं भारत में, है ना, 891 से ज़्यादा। लेकिन इनका भोजन कौन है? ये खुर वाले जानवर, यानी कि जो हमारा पूरा फूड चेन है, सबसे नीचे स्वपोषी बैठे हुए हैं, उससे ऊपर परपोषी हैं, प्रथम उपभोक्ता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता है, फिर तृतीयक उपभोक्ता है। तो जो भविष्य में सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका जो है हमें संरक्षण भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी ऊपर की लेयरों को कोई दिक्कत ना हो। तो भारत में खुर वाले जानवरों को लेकर के आकलन किए गए हैं। अभी जो इस पूरे जनसंख्या रुझान से पता चला है कि इनकी आबादी में तेजी से गिरावट हो रही है। कारण क्या है? आवासों का क्षरण हो रहा है,
वनों की कटाई हो रही है, खनन गतिविधियां चल रही हैं, बुनियादी ढांचे का अभाव है, खासकर जो है कई जगह पे इंसर्जेंसी की समस्या है, वामपंथी उग्रवाद की समस्या बढ़ रही है, स्थानीय स्तर पर बड़े स्तर पर शिकार हो रहा है। तो हम जो भी संरक्षण कर रहे हैं वो उपाय अपने आप में पर्याप्त नहीं है। भारत में खुर वाले जानवरों की संख्या को लेकर के ये डेटा आपका निकल के आया है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, आगे चल रहे हैं। कुमराम भीम संरक्षण, देखो जितना समझा रहा हूं इतना दिमाग में बैठाते जाओ, इतना ही परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, बाकी डिटेल आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मास्टर वीडियो में आप जानते हैं मैं कीवर्ड है उसको थोड़ा सा, कीवर्ड को थोड़ा धीरे धीरे करके समझाता जा रहा हूं, तो कीवर्ड ही है यहाँ पर। ठीक है, और जितना जरूरी है मैं उतना ही बताऊंगा। कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व, तेलंगाना में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है तेलंगाना में आदिलाबाद जिला है, आदिलाबाद जिले के पास ही जो है एक नेता है जिनका नाम है कुमराम भीम। उन्हीं के नाम पर, मतलब कुमराम भीम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। किससे लड़ी? अंग्रेजों से लड़ी, निजाम के शासन के विरुद्ध लड़ी। तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के कवाल टाइगर रिजर्व को और तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को, दोनों को जोड़ करके कॉरिडोर इस्टेब्लिशमेंट किया गया और पूरा का पूरा नाम इसका जो रखा गया है वन्य जीव संरक्षण के अंदर तेलंगाना के द्वारा किसका? कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व का नाम रखा गया है। ठीक है, ये एक पूरा एक प्रवास मार्ग है, ये दो टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ता है। एक कवाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? तेलंगाना में, और एक तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो दोनों को आपस में जोड़ने का काम आपका करता है। ठीक है, ताकि यहाँ पे संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी प्रजातियां, मतलब एक पूरा का पूरा कॉरिडोर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, और टाइगर रिजर्व में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश में टोटल इस समय 58 टाइगर रिजर्व हैं, शुरुआत मैंने यहीं से की थी। क्लियर है, स्पष्ट है? इसके बाद आप सभी को पता है कि चीता संरक्षण प्रोग्राम आया था आपका। चीता को नामीबिया से लाया गया सबसे पहले, फिर दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए, और अब चीतों को लगातार नए आवास बनाए जा रहे हैं। जब चीते लाए गए थे तो कहाँ पर उनको जो है संरक्षित किया गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान का फिर विस्तार किया गया, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी किया गया उनका विस्तार, और अभी एक नया ठिकाना चीतों का बना है जिसका नाम है नौरादेही अभयारण्य। नौरादेही अभयारण्य जो आपका है ये तीसरा ठिकाना बन गया है चीतों का, तीसरा प्रमुख ठिकाना बन गया है चीतों का, जहां पे चीतों का हम क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, नौरादेही अभयारण्य आपका बन चुका है तीसरा ठिकाना। किसका? चीतों के संरक्षण का। पहला कूनो राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, और तीसरा नौरादेही। नौरादेही भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो लगातार कंटिन्यूअस ये सरकार प्रयास कर रही है कि जो अनुकूल परिस्थितियां हों उन सभी पर ये काम किया जाए। इसके बाद अभी तेंदुआ की जनगणना हुई है। तेंदुआ की जनगणना के परिणाम स्वरूप कर्नाटका में सबसे ज्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तेंदुआ, और वो भी बंगलुरु में बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है आपके तेंदुए हैं, 54 तेंदुए यहां पे पाए गए हैं, और ये एक तरीके से जो है बंगलुरु को भारत की नई तेंदुआ राजधानी के तौर पे कहा गया है। तो तेंदुओं की संख्या आपकी कहां पर है? बन्नेरघट्टा में सर्वाधिक है। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? इसके बाद हम जो है वेटलैंड एरिया, आर्द्र भूमि क्षेत्र आप देख रहे हैं लगातार इसमें काम किया जा रहा है। तो अभी एक फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। फ्लेमिंगो महाराष्ट्र राज्य वन्य बोर्ड के द्वारा नवी मुंबई में आपका वेटलैंड फ्लेमिंगो संरक्षण रिजर्व इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जो फ्लेमिंगो जैसे पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आवास उपलब्ध कराता है, हवाई दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करता है। तो इसको जो है आपको दिमाग में बैठा के रखना है। फ्लामिंगो आपका जो है संरक्षण रिजर्व इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। कोई दिक्कत? ठीक है, धनुषकोटि में भी फ्लामिंगो अभयारण्य बनाया गया है। एक आपको संरक्षण रिजर्व कहां बनाया गया है? मैंने आपको बताया नवी मुंबई में। नवी मुंबई सबसे स्वच्छ शहरों में से आता है आपका। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड के द्वारा फ्लामिंगो संरक्षण रिजर्व कहां बनाया गया? नवी मुंबई में। दूसरा,
एक आपका फ्लामिंगो संरक्षण का जगह है धनुषकोटी। धनुषकोटी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। धनुषकोटी अभी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आपको मनाया गया, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा धनुषकोटी में राज्य का एक फ्लामिंगो अभ्यारण्य स्टैब्लिशमेंट किया गया, उससे जुड़ी हुई चीजें सारी की सारी बताई गई। तो ये भी अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? इंदौर में। इंदौर में देश का पहला आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट आपका लगाया गया है। ठीक है, पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ये अवशिष्ट प्रबंधन को लेकर के आपको पता है इंदौर नगर निगम जैसा जबरदस्त नगर निगम हर भारत के हर राज्य में होना चाहिए। नगर निगम इतना जबरदस्त है कि इसने पूरे इंदौर को लगातार कंटिन्यूअस जो है टॉप में बना के रखा है। तो अभी इन्होंने हरित अपशिष्ट के आपूर्ति और उसको लेकर के एक नया जो है यहाँ पे काम किया है कि देश का पहला पीपीपी यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे आधारित आपका ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अभी इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ताकि इको फ्रेंडली, इससे ईंधन भी बनेगा आपका। ठीक है, इको फ्रेंडली आपका ईंधन बनेगा, टिकाऊ पैकेजिंग सामग्री होगी, फर्नीचर उद्योग को भी उत्पादन दिया जाएगा, साथ ही आपका जैव उर्वरक, बायो, जो मतलब आप देखते बहुत सारी चीजें जो हम उपयोग करते हैं, जो चीजें हमारी किससे जुड़ी हुई हैं? हमारी जुड़ी हुई हैं, जो उत्पाद हैं, जो भी चीजें हैं जो ग्रीन इकोनॉमी को, ग्रीन एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली होंगी, उन पे आधारित उत्पादों को यहाँ पे बनाया जाएगा। उस आधार पे पूरा का पूरा काम किया गया है। तो इंदौर में क्या बनाया जा रहा है? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है हरित अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, ताकि पर्यावरण अनुकूल बना करके उनका आर्थिक लाभ भी ले पाया जाए। अगला है आपका भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, कहां पर बनाया जा रहा है? रीवा में। रीवा मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो देखिए जैसे जू होते हैं जितने भी, इसके लिए हमारे यहाँ केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बनाए गए हैं, CZA बनाए गए हैं। तो रीवा जिले के गोविंदगढ़ में जो है भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। रीवा को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। तो गोविंदगढ़ के जो जंगल हैं, यहाँ पर पहले सफेद बाघ रहते थे। अब जो है सफेद बाघों के संरक्षण को लेकर के हम बड़े स्तर पे यहाँ पे काम करेंगे, और इसके लिए सरकार ने क्या किया है? भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्टैब्लिशमेंट किया? रीवा में। दिमाग में बैठा के रखिएगा। एक राजा होते थे, राजा मार्तंड सिंह, उनके द्वारा सफेद बाघों के संरक्षण को लेकर के रीवा में काम करना चालू किया गया था। तो अब सरकार जैव विविधता के संरक्षण को बेहतर देने के लिए सफेद बाघों का संरक्षण में ये कार्य करना प्रारंभ कर रही है। ठीक है, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण होगा, ये सारी चीजें होंगी। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं, पक्षी जनगणना होती है ना। इस बार तीसरी पक्षी जनगणना हुई आपकी, और 2025 की ग्रेट बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट यानी पक्षियों की जनगणना करती है, और इसमें सबसे नंबर 1 में बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो है पक्षी जनगणना में देश में नंबर 1 है। बंगाल में पश्चिम बंगाल, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे दार्जिलिंग जिला में सर्वाधिक जो है पक्षी की प्रजातियां पाई गई। इसमें प्रजातियां काउंट की जाती हैं कि कितने प्रजातियों की जो है आपकी, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 में है, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है, तीसरे नंबर पे असम है। पश्चिम बंगाल में टोटल 543 आपकी जो है प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं, फिर उत्तराखंड है, फिर असम है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल पक्षियों की विविधता के लिए नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है। और पश्चिम बंगाल में कौन सा जिला? दार्जिलिंग जिला सबसे ज्यादा, दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, फिर उत्तराखंड और फिर असम। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, गिद्ध आबादी, गिद्ध की भी जनगणना की जाती है। मध्य प्रदेश देश का सबसे अधिक गिद्ध आबादी वाला जो है आपका राज्य बन गया है। सबसे ज्यादा गिद्ध आबादी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। कितनी है टोटल? यहाँ पे देखिए, अलग गिद्ध को लेकर एक क्वेश्चन आपका डाइक्लोफिनेक से पूछता है ना। एक जो है सॉल्ट है, जो सॉल्ट जो है जानवरों को दर्द निवारक के तौर पे दिया जाता था, और उस दर्द निवारक की दवा जब जानवर खाते थे उनके शरीर में रुक जाती थी, फिर गिद्ध खाते थे, गिद्धों की आबादी खत्म होती जाती थी, क्योंकि डाइक्लोफिनिक एक सॉल्ट है दर्द निवारक का। अभी भी जैसे आप लोग कई सारे सॉल्ट दवाएं आती हैं, डायनापार, डाइक्लोजेसिक, उन सब में डाइक्लोफिनिक रहता है आपका, है ना। तो ये दवा मतलब गिद्धों के जीवन के लिए, है ना, बहुत खतरनाक होती है। तो अभी जो है 17 से 19 फरवरी 2025 को
पहले चरण की गिद्ध जनगणना हुई, उसमें टोटल 12,981 गिद्ध हुए। फिर इसके बाद सेकेंड राउंड इसका जो है मतलब मल्टीपल राउंड हुए हैं आपकी, हर राउंड में बढ़ते हैं। तो टोटल अभी जो गिद्ध हैं भारत में वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध आबादी है। यदि हम देखें तो 12,981 गिद्ध दर्ज हुए हैं नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से। इसकी लगातार जो है काउंटिंग अभी चलती रहती है चरण बाई चरण से। बस आप इतना याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा गिद्धों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। टोटल 23 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं और बहुत सारी प्रवासी प्रजातियां भी यहाँ पे आती हैं। ठीक है, जैसे इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर गिद्ध आपका है, देसी गिद्ध जिसे बोलते हैं, चामर गिद्ध, गोबर गिद्ध, है ना, रेड हेडेड वल्चर आपका, हिमालयी गिफ्रॉन, यूरोपियन गिफ्रॉन, कई सारे गिद्ध आपके पाए जाते हैं। अलग अलग जो है इनकी प्रजातियां हैं। भारत में लगातार से गिद्धों के संरक्षण को लेकर के काम सरकार कर रही है। डाइक्लोफिनेक जो आपकी दवा है वो पशुओं पर जो है अब बैन कर दी गई है, वो यूज नहीं करते। पशुओं की किडनी खराब हो जाती है उससे, ठीक है, तो अब वो खत्म कर दिया गया है। मृत पशुओं को खा करके पर्यावरण को जो है ये समस्या हम देखने को पा रहे थे। इसके अलावा ये वाली तो खबर मैंने आपको बताई दी है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क के बारे में कि ये भारत का पहला जो है चिड़ियाघर वन्य जीव बायो बैंक के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ये भी आपको मैंने बता दिया है। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क नागपुर में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ऑक्सीजन पार्क, ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क, ठीक है, ये आपका सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नागपुर हैदराबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 महाराष्ट्र में आपका ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया है तीव्र वृद्धि वाले ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले वृक्षों के प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो एक पूरा पार्क बनाया गया, अमृत महोत्सव पार्क नाम दिया गया है नागपुर में, जिसका नाम है ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क। बस ये समझ लीजिएगा, अल्टीमेट उद्देश्य यही है। ये सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस्टेब्लिशमेंट किया है NH44 में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क भी कहते हैं ताकि तेजी से ऑक्सीजन इस्टेब्लिशमेंट हो, वृक्षों का प्रदूषण नियंत्रण हो। ये ग्रीन मफलर का काम करते हैं। जैसे हाईवेज वगैरह में आप देखते हैं ना, बड़े स्तर पे जो है आपका जो है वो लगे होते हैं, वृक्ष वगैरह लगे होते हैं डिवाइडर्स में, उसके पीछे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे में ये काम ज़्यादा करते हैं ताकि आवाज़ ना आए, ध्वनि प्रदूषण को ख़त्म किया जा सके। तो वृक्षों को लगाया जा रहा है, पार्क बड़े बड़े डेवलप किए जा रहे हैं। तो अभी ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क जो आपका बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? नागपुर में बनाया गया है। ठीक है, अमृत महोत्सव पार्क के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कई सारे जो है इससे विशेषताएं से जुड़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। ठीक है, मल्टीपल विशेषताएं भी इसके भी बात है। इसके बाद बनेरघट्टा वाला कहाँ है आपका? बनेरघट्टा जैविक उद्यान, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी यहाँ पे बनाई गई, बनेरघट्टा जैविक ये बनेरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक में। ये भी मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है। मैंने आपको बताया था ये सबसे ज़्यादा तेंदुआ चूंकि यहीं पर हैं, तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पे 54 तेंदुए अभी जो जनगणना हुई है, और ये बंगलुरु आपका तेंदुआ राजधानी भी देश की बन गया इसी कांड से। तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में अभी देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी स्टैब्लिशमेंट की गई है। ठीक है, सफारी में लगभग जो है लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, तेंदुए देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है चिड़िया मतलब एक तरीके से कई सारी विशेष इकाइयाँ इस्टेब्लिशमेंट की जाएंगी। तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तेंदुआ सफारी के तौर पे। इसके बाद अगला आपका है आदि चुंचनगिरी कर्नाटका, है ना। ये आपका जो है 2 अभयारण्य है, दोनों को दिमाग में बैठा के चलिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो है केरल में एक आपका अभयारण्य है, ठीक है, जिसका नाम है चुलनूर मोर अभयारण्य, अभी इसको घोषित किया गया है। और कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी, ठीक है, कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी, ठीक है, और केरल का है चुल्लनूर, केरल का है चुल्लनूर। ये दोनों को मोर अभयारण्य के तौर पे स्टैब्लिशमेंट किया है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के संरक्षण को लेकर के 2 अभयारण्य बनाए गए हैं, एक बनाया गया आदि चुंचनगिरी और दूसरा चुल्लनूर। कहाँ पर है? एक में, चुल्लनूर कहाँ है? केरल में। तो भारत में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए, उसके प्रजनन, आवास, सुरक्षा को लेकर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मोरों की सुरक्षा और प्रजनन को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ये काम किया है। क्लियर है, स्पष्ट है। मोर भारत का सांस्कृतिक धरोहर है, जैव विविधता का प्रतीक है, पारिस्थितिकी संतुलन के अंतर्गत ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है जीव पक्षी के अंतर्गत आता है हमारे लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ इंटरनेशनल लेवल पे पर्यावरण परिदृश्य के अंतर्गत क्या किया गया। देखो, पर्यावरण को मैंने 2 भागों में बांटा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय।
तो राष्ट्रीय मुद्दों में ये खबरें थी। अंतर्राष्ट्रीय में चलते हैं। COP29 कहाँ हुआ था? बाकू में, अजरबैजान में 2024 में हुआ था। ठीक है, 12 ये नवंबर के महीने में होता है, तो 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में आपका ये आयोजन हुआ। COP30 कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, अगला जो COP होना है वो ब्राजील में होना है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए आपका जो है एक तरीके से आप ये समझिए कि लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा UNFCCC जो आपकी है, लगातार ये पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन विभिन्न समस्याओं को लेकर के अल्टीमेट गोल ये है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हमें आगे बढ़ना है, सतत लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ना है। तो बाकू में ये पूरा का पूरा आपका COP29 हुआ था, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बाकू कहाँ? अजरबैजान में। अजरबैजान कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। ठीक है, अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक ऐतिहासिक जो है समझौता भी हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के युद्ध विराम की घोषणा की है, आपस में मिलकर के डिप्लोमेटिक रिलेशन को लेकर के भी काम किया है। इसके बाद बॉन, ये एक शहर है आपका, बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जर्मनी में आपका ये पड़ता है बॉन। ठीक है, और UNFCCC 1992 जो रियो सम्मेलन आपका हुआ था, लगातार कंटिन्यूअस आपके मल्टीपल सम्मेलन आपके चलते हैं। तो 62वां वार्षिक सत्र जर्मनी के बॉन में आयोजित किया गया। जो COP30 है कहाँ होगा? ब्राजील में। ब्राजील में एक जगह है बेलेम, मैंने आपको बताया। ठीक है, उसका आधार बनेगा ये। जब भी COP आपके होते हैं उनके बेस में आपके बहुत सारे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होते हैं। तो बॉन अभी आपका इसका जर्मनी में आयोजन किया गया था। ये आपका जो, तो ये आपका जो है एक तरीके से एक जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न मुद्दों पे बात की गई, उसके कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, वैज्ञानिक तकनीक और वित्तीय चर्चाएं की गई। COP30 का क्या एजेंडा होगा उस पर बात की गई। तो COP30 कहाँ? COP29 बाकू अजरबैजान। COP30 कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा, बेलेम में। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना। अगला चलना है COP16 जैव विविधता अभिशमय। जैव विविधता को लेकर के COP16 हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? कोलंबिया में, कैली कोलंबिया में शुरू हुआ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के अभिशमय है आपका है। बायोडाइवर्सिटी को लेकर के आपको पता है जब पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसके बाद ही जो है आपका बायोडाइवर्सिटी को लेकर के भी काम करना चालू किया गया। तो अल्टीमेट उद्देश्य वही है, जैव विविधता संरक्षण करना, जैव विविधता का सतत उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग करना, इन सब बातों को लेकर COP16 बायोडाइवर्सिटी आपका सम्मेलन हुआ है। दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये आपका CBD है आपका। ठीक है, तो इसके लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल, आप लोग जैव सुरक्षा को लेकर के कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होगा, ये भी आपका आनुवांशिक संसाधनों के को लेकर के नागोया प्रोटोकॉल आपका हुआ था। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन पे आपका ये लगातार बढ़ रहा है। जैव विविधता संरक्षण को लेकर COP16 आपका हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर्स है। ठीक है, हाँ, ये हो गया, ये हो गया। COP16 आपका हो गया। BBNJ राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता का ये पूरा का पूरा सम्मेलन है। इसके बारे में आपको बता देता हूं, एक बार में आप इसको समझ जाएंगे। यूनाइटेड नेशन का एक समुद्र पर अधिनियम है जिसको हम अनक्लॉज कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानूनी अभिशमय। ठीक है, तो अभी एक ट्रीटी हुई है, इसको हाई सी ट्रीटी भी कहा जाता है। इसका अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि महासागरों में जो परिस्थिति स्वास्थ्य है, इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है महासागरों में, महासागरों की जैव विविधता को संरक्षित करना, महासागरों के संसाधनों का सतत उपयोग करना। जैसे आप देख रहे हैं डीप ओशन मिशन हमारे सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है। समुद्र तल का खनन करना, उसका दोहन करना वो ठीक है, लेकिन उससे पर्यावरण को इम्पैक्ट ना पहुंचे। ठीक है, तो वो अल्टीमेट पर्पज से जो है ये पूरा का पूरा आपका एक नया जो है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता सम्मेलन किया गया है। यानी कि वो जल जो खुला समुद्र के तौर पे है, हाई सीज के तौर पे है, जो उच्च समुद्री क्षेत्र है, वहां के संसाधनों का न्यायपूर्ण, संगत, सतत उपयोग करना,
इन सब चीज़ों को लेकर एक काम करना, उसके लिए तकनीकी हस्तांतरित करना, एक दूसरे की मदद करना, सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके द्वारा भी 12 सदस्यीय समिति गठित की गई थी ताकि भारत समुद्री हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बना सके। तो हम भी उस डायरेक्शन पे लगातार बढ़े हैं। हम BBNJ यानी कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता आंदोलन, जैव विविधता सम्मेलन जो है, इसका हमने अभी तक जो है अनुमोदन नहीं किया है, लेकिन भारत जो है इस पे हस्ताक्षर कर चुका है। अनुमोदन नहीं मतलब अभी ये लागू नहीं हुआ है भारत में। तो इसको लेकर के भी समझौता कंटिन्यूअस चलता रहता है, हाई सी ट्रीटी को लेकर के। इसके बाद पक्षियों को लेकर के एक लिस्ट है जिसका नाम है एवी लिस्ट। दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची आपकी स्टैब्लिशमेंट की गई है। 12 जून 2025 को एवी लिस्ट का विमोचन किया गया। दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? पक्षी विज्ञान में एक साझा एवं वैज्ञानिक भाषा संरक्षण की रणनीति को मजबूत करना। तो इसमें पूरा एक लिस्ट है जिसमें सारी प्रजातियां, सारे सब कुछ डाल दिया गया है, ठीक है। कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, कितने प्रकार की उप प्रजातियां हैं, कितने प्रकार के वंश हैं, कितने प्रकार के कुल हैं, कितने प्रकार के गण हैं, इन सब को ऐड करके एक पूरा का पूरा एवियन चेकलिस्ट बना दी गई है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, इसके लिए एक बकायदा पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल से कोई भी लिस्ट डाउनलोड कर सकता है। वर्गीकरण, नामकरण, वितरण, ये सब कुछ प्रमाणिक जानकारी है पक्षियों को लेकर के। तो वैश्विक स्तर पर पक्षियों के संरक्षण को लेकर, उनकी जानकारी को लेकर के एवी लिस्ट एक पोर्टल बनाया गया है और पूरी लिस्ट उसमें डाल दी गई है ताकि वैश्विक स्तर पर संरक्षण किया जा सके, प्राथमिकताएं स्पष्ट हो सकें, डेटा साझा किया जा सके, वैज्ञानिक और संरक्षणकर्ताओं को जानकारी उपलब्ध हो सके। सब बातें यहाँ पर ये आधार बना करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स था। आपका जितना भी चीज़ें मैंने बताई सारी पर्यावरण से जुड़ी हुई थी, ठीक है। सब पर्यावरण से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स था। क्रम से मैंने आपको बताया, 1 से 2 बार आप इसको और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का एक हिस्सा जुड़ता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में बहुत सारी खबरें हैं वैसे, बट फिर भी मैं आपको बहुत संक्षिप्त में आपदा प्रबंधन पे अलग से कंटेंट आपको, छोटा सा सेशन आपको दे दूंगा, जिससे महत्वपूर्ण आपदाएं जो हाल फिलहाल में हुई हैं, जैसे बहुत जगह पे बाढ़ आपदा आई है अभी हाल फिलहाल में, बहुत जगह पे बाढ़ आपदा के अलावा अभी आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम आया है, ठीक है। तो मैं एक आपको उससे जुड़ा हुआ कंटेंट भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलिए।